स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का दृष्टि पीसीएस की इस नई वीडियो में। मेरा नाम है सलमान और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में उन स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप सभी के लिए आगामी प्रश्न पत्र के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी कि इस स्टेट एटलस प्रोग्राम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थान जो कि मानचित्रों से आने वाले सवाल हैं उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यानी कि उन स्थानों से जोड़ करके कोई भी सवाल मानचित्रों पर आगामी परीक्षा में आप सभी से पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बीते एपिसोड के अभ्यास प्रश्न के साथ। हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था अवध लखनऊ सर्किट में शामिल नहीं है देवा शरीफ, नैमिषारण्य, अयोध्या या फिर संगम। तो अवध लखनऊ सर्किट की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो स्थान शामिल हैं देवा शरीफ, नैमिषारण्य, अयोध्या, ये तीनों स्थान तो शामिल हैं, लेकिन संगम जो कि प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था वहां पर है और यह अवध लखनऊ सर्किट के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जिन छात्रों ने इसका उत्तर संगम दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। और ऐसे विद्यार्थी जो कि हमारे इस प्रोग्राम से नए सिरे से जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी पहले के एपिसोड हैं उसको जरूर देख लें, क्योंकि इससे संबंधित जो भी एपिसोड पहले कराए जा चुके हैं वो निसंदेह रूप से जो भी मानचित्रों से संबंधित सवाल आने वाले हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर हम संगम की बात करें जो कि प्रयागराज में स्थित है, इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती है, इन तीनों का संगम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी व्यक्ति जब कुंभ का मेला यहाँ पर लगता है, स्नान करता है, तो उसके पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। तो प्रयागराज की स्थिति को अगर देखें जहाँ पर यह संगम स्थित है तो कुछ ये इस तरह से ये यहाँ पर स्थित है। और इससे संबद्ध जिलों की अगर हम बात करें तो आप सभी देख सकते हैं कि प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, तो यह वह जिले हैं जो इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इसके अलावा प्रयागराज की जो दक्षिणी सीमा है यह मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के साथ साझा होती है। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी को यह बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो मध्य प्रदेश के किन जिलों के साथ साझा होती है। कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला सवाल क्या बनाया गया है। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आपको बताना है। यानी कि इन जो चार जिले जो दिए हुए यानी प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, इन्हीं चारों को अलग अलग तरीके से असेंबल करके चार विकल्पों के रूप में दिया गया है और आपको यही बताना है कि सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र वाला कौन सा जिला है, फिर उससे कम वाला कौन है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यही सही अवरोही क्रम होगा। तो इसमें चार जिले दिए हुए हैं प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट। तो अगर इनकी भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसमें यदि यहाँ पर हम देखें तो सोनभद्र का जो क्षेत्रफल है वह 6788 वर्ग किलोमीटर है। वहीं प्रयागराज की बात करें तो 5482 वर्ग किलोमीटर, मिर्जापुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 4405 वर्ग किलोमीटर और चित्रकूट की बात करें तो 3216 वर्ग किलोमीटर है। तो यहां से आप सभी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल वाला जिला है जो कि विकल्प में दिया हुआ है वह सोनभद्र है, उसके बाद प्रयागराज, फिर मिर्जापुर, फिर चित्रकूट। तो यहां से जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सोनभद्र, उसके बाद प्रयागराज, फिर मिर्जापुर और चित्रकूट। तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब ये सारे जिले जो है मानचित्र पर कहां पर स्थित है तो इनकी स्थिति को भी देख लेते हैं। तो सोनभद्र की स्थिति को अगर देखें तो सोनभद्र यहां पर स्थित है। इसकी यहां पर एक खासियत आप देख सकते हैं, इसकी जो सीमा है बिहार के साथ भी संलग्न है, झारखंड के साथ भी संलग्न है, छत्तीसगढ़ के साथ भी संलग्न है और मध्य प्रदेश के साथ भी संलग्न है। तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसकी जो सीमा है चार राज्यों के साथ लग रही है, आप लोग देख सकते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब इसके बाद है प्रयागराज। प्रयागराज की स्थिति यहां पर रही और इसके बारे में मैंने अभी अभ्यास प्रश्न में आप सभी को बता दिया। अब मिर्जापुर की स्थिति को देखें तो मिर्जापुर यहां पर स्थित है और इसके बाद अगर चित्रकूट को देखें तो चित्रकूट ये यहाँ पर स्थित है। तो ये चारों जिले रहे और इनके भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा सोनभद्र, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद मिर्जापुर और सबसे अंत में चित्रकूट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औसत वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर शाखा मानसून से होती है। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही विकल्प चुनना है। अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें जो वर्षा होती है वो सर्वाधिक वर्षा अरब सागर शाखा जो मानसून की है उससे ना होकर के बल्कि बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है उससे होती है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो वर्षा हो रही है अरब सागर शाखा मानसून से नहीं होती बल्कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा जो देखी गई है वह 100 से 120 सेंटीमीटर तक देखी गई है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बंगाल की खाड़ी शाखा से क्यों ज्यादा वर्षा होती है। तो अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम मानसून की जो कि भारत में आता है, तो इसकी जो अरब वाली शाखा है यहां पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से ये आगे बढ़ती है, ये 3 ब्रांचेस में बढ़ जाती है। और वही जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी जो दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी, तो कुछ वो इस तरह से यहां से उठती है और ये उठते हुए यहां से उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी क्षेत्र है वहां से प्रवेश करती है, जहां पर इसे पूर्वा पवनों के नाम से भी जाना जाता है। और फिर ये इस तरह से यहां से बारिश कराते हुए क्रमशः यहां पर जो पानी की मात्रा होती है वह धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आगे जाकर के जो अरब सागर की शाखा यहां पर पंजाब प्लेट्यू के पास पहुंच जाती है, इससे मिलती है और यहीं पर टकरा करके यहां पर वर्षा करा देती है। लेकिन जो अरब सागर की शाखा है ये जो 3 भागों में बढ़ जाती है, तो इसमें अगर हम देखें तो जो पहली शाखा है कुछ यहां से इस तरह से होती है, दूसरी शाखा है यह मुंबई के तट से प्रवेश करती है, जो तीसरी शाखा है यह सौराष्ट्र जो कि गुजरात है वहां से प्रवेश करती है। तो अरब सागर की शाखा जो एक ब्रांच होती, पहली ब्रांच होती, वही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यहां पर लेकिन बंगाल खाड़ी की अगर देखें तो ज्यादातर जो इसकी शाखा है वो सीधे पूर्वी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा तो सीधे ऐसे जाती है, दूसरी शाखा जो है कुछ इस तरह से ये नेपाल की तरफ बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर हिमालय पर्वत की स्थिति है तो उससे टकरा करके ये यहाँ पर फिर से दक्षिण की ओर आने लगती है। तो अब जैसे ही यहाँ पर टकराती है तो यहाँ पर वर्षा ज्यादा कराती है और जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसमें वर्षा की मात्रा यानी जल की जो मात्रा है वह कम होती चली जाती है। तो इन एरिया में जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा देखी जाती है। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, यहां पर आप देखें तो पहला वाला विकल्प सही है, दूसरा वाला गलत हो जाता है क्योंकि पहले वाले के यहां पर जो दिया है औसत वार्षिक वर्षा बिल्कुल सही है और यहां पर आप अरब सागर शाखा नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को राज्य के पूर्वी भागों में उपरहार या उपहार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पड़वा मिट्टी, राकड़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां पर जो बांगर या जिसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं इसी को उपरहार या उपहार मिट्टी भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहां पर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं अगर देखें तो यहाँ पर कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, महाराजगंज इस तरह की ये जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ पर जौनपुर भी है, वाराणसी भी है, मिर्जापुर भी है। तो यह वो सारे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है इसके अंतर्गत यहीं पर जो बांगर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी है इसी को हम उपरहार या उपहार मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को होमवर्क क्या करना है कि इसकी खासियत क्या है, यानी कि इसमें कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, जीवाश्म कितना पाया जाता है, कम पाया जाता है या ज्यादा पाया जाता है, ये सारी बातें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हालांकि ये बात मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ, लेकिन होमवर्क इसलिए आपको दिया जाता है जिससे कि आप जब भी अपने पुस्तक के पन्नों को पलटे तो कुछ नई नई चीजों को भी आप जान सके। तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ बैराज दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं। बैराज की बात करें नरौरा, बाणगंगा, अद्वा, अफजलगढ़। स्थान है अलीगढ़, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र और बिजनौर। तो नरौरा बैराज की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, बाणगंगा सिद्धार्थनगर में है। अद्वा बैराज की बात करें तो यह सोनभद्र में ना होकर के बल्कि मिर्जापुर में है। और अफजलगढ़ की बात करें तो बिजनौर में है। यहां भी आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि ये जो बैराज हैं उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है ये तो आपको पता चल गया, लेकिन किन किन नदियों के ऊपर स्थित है, किन नदियों पर है, ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क है। अब यहां पर सोनभद्र और मिर्जापुर की स्थिति को देखें, हालांकि पहले मैं बता चुका हूं सोनभद्र कुछ यहां पर स्थित है, वहीं मिर्जापुर की स्थिति को हम देखें तो ये यहां पर स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 719 राज्य में इटावा के पास से शुरू होता है, यह यमुना एवं चंबल नदी से होकर गुजरता है। कूट का प्रयोग करते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अगर राष्ट्रीय राजमार्ग 719 की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से ही शुरू होता है
वहीं पर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 है जहां से यह प्रारंभ होता है। तो इसको मानचित्र पर अगर देखें तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इटावा की स्थिति आप देखें तो यहाँ डॉटेड से दिखाया गया है। यह जो मानचित्र है यह गूगल मैप मानचित्र है। तो यहाँ पर आप देखें यह राष्ट्रीय राजमार्ग कुछ इस तरह से गुजर रहा है और यहीं से 719 राष्ट्रीय राजमार्ग शुरू होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो यह दो नदियों को क्रॉस कर रहा है, यानी कि दो नदियां जो हैं यहाँ पर इसके रास्ते में पड़ती है। एक तो है यमुना नदी और दूसरी जो है चंबल नदी। तो यह दो नदियों से होकर के गुजरता है और ये आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश के भिंड तक जाता है। फिर इसके आगे ये बढ़ जाता है मध्य प्रदेश में ही ग्वालियर तक ये चला जाता है। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। तो यहां से आप देखें तो इटावा के पास से शुरू होता है, बिल्कुल सही है। यमुना एवं चंबल नदी से होकर गुजरता है, यह भी सही है। मानचित्र से इन दोनों बातों की पुष्टि हो गई। तो इस तरह से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन सोनभद्र में नहीं होता? ऑप्शन है चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट या फिर संगमरमर। तो सोनभद्र की स्थिति देखें तो यहाँ पर इससे संलग्न जो भी जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में लगभग जो भी ज्यादातर खनिज का उत्पादन होता है इन्हीं जिलों के आसपास होता है या इन्हीं जिलों में होता है। तो यहाँ पर जो भी दिए गए खनिज है इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर का उत्पादन तो सोनभद्र में होता है। लेकिन बॉक्साइट की अगर बात करें तो बॉक्साइट का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बांदा, चंदौली और चित्रकूट में मुख्य रूप से पाया जाता है इसका उत्पादन। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट जो है सोनभद्र में नहीं उत्पादित किया जाता है। कहां किया जाता है उसकी बात कर लें तो बांदा ये रहा जहां पर इसका उत्पादन होता है। इसके साथ साथ इसी से संलग्न जो जिला है चित्रकूट, यहां पर भी इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा चंदौली में भी इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये वो तीन जिले रहे उत्तर प्रदेश में जहां पर मुख्य रूप से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? यमुना एक्सप्रेसवे आगरा से गाजियाबाद तक जाता है, यह अलीगढ़ एवं हाथरस से होकर गुजरता है। कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अगर यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, इसे पहले ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता था। यह आगरा से गाजियाबाद तक नहीं बल्कि गौतम बुद्ध नगर तक जाता है, जिसे हम नोएडा भी कहते हैं। तो अब बात करें यह अलीगढ़ और हाथरस से होकर गुजरता है कि नहीं गुजरता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यह अलीगढ़ एवं हाथरस से भी होकर गुजरता है। इसके अलावा यह मथुरा और बुलंदशहर से भी गुजरता है। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर ये वो जिले रहे जहां पर यह यमुना एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो यहां पर पहला कथन गलत हो गया, दूसरा बिल्कुल सही है। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये रहा आगरा और यहीं से यमुना एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं ये शुरू हो रहा है और ये आगे बढ़ते हुए यहां पर आप देखें मथुरा, हाथरस यहाँ पर आपको दिख रहा है मानचित्र में। फिर ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा मौजूद है, इसी को गौतम बुद्ध नगर कहते हैं। और यहीं पर हालांकि मानचित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है कि अलीगढ़, बुलंदशहर इन जगहों से भी होकर के यह गुजरता है, तो बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से जिले होगा जहां से यह गुजरता है? आगरा और गौतम बुद्ध नगर तो है ही है, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा एवं बुलंदशहर ये वो जिले रहे जहां से यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे कि पहले ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता था, होकर के गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो इसका उद्घाटन वर्ष 2012 में किया गया था। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के रेखा मानचित्र पर 4 स्थानों को ए, बी, सी एवं डी द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से किसको सही स्थान पर नहीं दर्शाया गया है? वो स्थान है लखीमपुर। इसका पूरा नाम लखीमपुर खीरी है, तो यहाँ पर सिर्फ लखीमपुर ही लिखा हुआ, तो आप समझ जाइए लखीमपुर खीरी की बात कर रहा है। दूसरा है हमीरपुर, फिर अगला चंदौली है, सबसे लास्ट में है कन्नौज। तो इनकी स्थिति को ए, बी, सी, डी के माध्यम से दर्शाया गया और आपको सही चुनाव करना है कि वह कौन सा विकल्प है कि जो यहाँ पर सही तरीके से नहीं दर्शाया गया, यानी जिसकी स्थिति को सही रूप से नहीं दर्शाया गया है। तो लखीमपुर खीरी की बात करें, इसे ए से दर्शाया गया, बिल्कुल सही है। हमीरपुर की स्थिति भी बिल्कुल यहाँ पर सही दर्शाई गई। वहीं पर चंदौली की बात करें तो चंदौली की स्थिति भी बिल्कुल सही तरीके से दर्शाई गई है। वहीं डी कन्नौज की बात करें तो कन्नौज की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है, यहाँ पर स्थित ना होकर के बल्कि ये कुछ यहाँ पर स्थित होगा, इसलिए जो डी वाला विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डी की स्थिति को अगर बात करें जहां पर डी दर्शाया गया है, यह वह जिला है
जिसे इटावा कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश का इटावा जिले का स्थान होना चाहिए। आइए मानचित्र से इसकी पुष्टि कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो जिसे ए से दर्शाया गया, ये यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से दर्शाया गया है। वहीं बी की अगर बात करें, हमीरपुर बी से दर्शाया गया, तो हमीरपुर की स्थिति आप यहाँ पर देखें तो इसे बी से दर्शाया गया है। वहीं सी की अगर बात करें, चंदौली, चंदौली को यहाँ पर दर्शाया गया है, आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है। वहीं डी वाले की बात करें जो यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ये यहाँ पर ना होकर के ये कुछ यहाँ पर है, कन्नौज ये यहाँ पर रहा, इसकी स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए, जबकि इसे डी से दर्शाया गया है इटावा से। अब कन्नौज की स्थिति को अगर देखें तो इससे संलग्न कौन कौन से जिले हैं, तो इसमें फर्रुखाबाद, हरदोई, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, ये इतने जिले हैं जो कि इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसकी पुष्टि मानचित्र से भी हम लोगों ने कर ली है। चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए अभ्यास प्रश्न है, और अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के साथ साथ चूना एवं जीवाश्म की भी कमी होती है? लाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पड़वा मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से आपको देखना है, आपको बताना है कि वह कौन सी मिट्टी है जहाँ पर नाइट्रोजन फास्फोरस तो कम मात्रा में पाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर चूना और जीवाश्म की मात्रा भी कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये रहा आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।